नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट में। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर रिपेयरिंग की जो क्लास है इसका लेसन 8 है आज। ठीक है, तो इसमें हम समझने वाले हैं एसएमपीएस। ठीक है, एसएमपीएस कैसे काम करता है और एसएमपीएस को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसएमपीएस है, और साथ में जानेंगे कि इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाएगी, ये कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों एसएमपीएस का नाम ही आप समझ लीजिए, एसएमपीएस का मतलब होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई का मतलब है कि ये जो पावर सप्लाई होती है ये बार बार स्विचिंग करके काम करती है, तो इसीलिए इसको एसएमपीएस या स्विच मोड पावर सप्लाई बोला जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे पास कुछ एसएमपीएस रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये 100 वाट का एसएमपीएस है और एक और देखेंगे तो ये 160 वाट का एसएमपीएस है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर पर ही लिखा हो सकता है, और या तो जब आप इसको खरीदेंगे तो पता चल जाएगा कि ये मतलब दुकानदार से बोल सकते हैं कि हमें इतने वाट का एसएमपीएस चाहिए, और साथ में आपको ये भी बताना होगा कि हमें इतने जीरो, इतने या डबल सप्लाई चाहिए या सिंगल सप्लाई चाहिए। तो देखिए मेरे पास ये सभी सिंगल सप्लाई है, इसमें कोई नंबर या कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये दरअसल है जो मेरे पास ये सब जो पार लाइट होते हैं, ये पार लाइट के एसएमपीएस हैं। क्योंकि जब आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीख रहे हैं तो आपको पार लाइट की भी रिपेयरिंग करनी होगी, क्योंकि ये डीजे के लाइन में ही आता है। पार लाइट उन्हीं को रिपेयरिंग करने के लिए दिया जाता है जो लोग डीजे का काम करते हैं, तो ये भी आपको सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए समझ लेते हैं इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। पहले ये किस तरह से काम कर रहा है देखिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पावर सप्लाई से। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर, तो इसकी ये पावर सप्लाई होती है जहाँ से हमें इनपुट करना होता है 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है। दूसरी साइड में देखें तो इसका आउटपुट होता है जहाँ पर 12 वोल्ट या 24 वोल्ट हो सकता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा जो सप्लाई है वो इनपुट करते हैं 220 वोल्ट, वहाँ से ही हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से हम सिग्नल सॉरी जो हमारा वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को यहाँ से इन करेंगे। मैंने सर्किट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, जैसे ये देखिए लाइन और न्यूट्रल। ठीक है, ये दो पॉइंट है और यहीं से हमारा सर्किट शुरू होता है। तो यहाँ से हमारा सर्किट शुरू होगा, तो सबसे पहले देखिए फ्यूज पर जाएगा। फ्यूज हो सकती है या उसकी जगह रेजिस्टेंस लगी हो सकती है, कई कई जगह फ्यूज होती है, कई जगह रेजिस्टेंस लगा करके कंपनियां देती हैं। तो उससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर देख सकते हैं एक पीएफ भी उसी के साथ में लगा दिया जाता है, और साथ में एक एनटीसी भी लगी हो सकती है, या रेजिस्टेंस लगी हो सकती है, या जो फ्यूज होता है फ्यूज लगा हो सकता है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई निकल करके सीधा यहाँ से आती है ये सीरीज में, और फिर उसके बाद सीधा जो हमारा ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन फिल्टर बोल सकते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं, इस तरह से इसका नाम होता है। लाइन मैचिंग मैं बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लाइन फिल्टर ट्रांसफार्मर से निकल करके सीधा जो वोल्टेज है हमारा वो 240 वोल्ट निकल के आता है ब्रिज पर। ठीक है, ये देखिए ये ब्रिज लगा हुआ है, ये इसके अंदर 4 डायोड होते हैं इस तरह का। देखिए यहाँ पर ब्रिज लगा हुआ है, इसको ब्रिज डायोड बोलते हैं। ये 4 डायोड मिल करके बना होता है इस तरह से। जैसे मान लो हम 4 डायोड लगा देते हैं तो हमारा ब्रिज बन जाता है, तो उसी तरह का यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से वोल्टेज जो हमारा डीसी निकलता है इस तरह से। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमारा जो वोल्टेज है वो निकलेगा, और यहाँ पर ब्रिज पर एक पॉइंट आ गया और दूसरा भी इस तरह से घूम करके यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद यहाँ से डीसी अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस अलग होगा, तो यहाँ से हमारा निगेटिव निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक निगेटिव निकला और इधर से हमारा पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज जो है दोस्तों वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कैपेसिटर लगाते हैं, तो हमारा वोल्टेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 220 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं यहाँ से, तो इसके आउटपुट में यहाँ पर लगभग 300 वोल्ट या 320 इस तरह से वोल्टेज यहाँ पर बनेंगे कैपेसिटर पर। ठीक है, जो ये कैपेसिटर लगा है यहाँ पर, तो ये कैपेसिटर 450 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, या 400 वोल्ट या 450 वोल्ट का हो सकता है। देख सकते हैं 400 वोल्ट का लगा है ये कैपेसिटर। ठीक है, इसके निगेटिव पर निगेटिव वोल्टेज आएगा और पॉजिटिव पर पॉजिटिव आएगा, तो फिर यहीं से हमारी सर्किट स्टार्ट होती है आगे। तो देखिए यहाँ पर ये
कैपेसिटर लगा है, उसके बाद इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ से जो नेगेटिव वोल्टेज निकलता है वो सीधा नेगेटिव चला जाता है कहाँ, यहाँ पर देखिए, ये निगेटिव सीधा जाता है हमारा जो मॉसफेट पर, ठीक है। यहाँ पर देखें, एक मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और एक आईसी लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज का बहुत खास रोल है, मैं आगे समझाता जाऊंगा, आप बस ध्यान से समझिए। तो यहाँ से जो हमारा निगेटिव निकलेगा वो सीधा जाएगा इस मॉसफेट के सोर्स पर, ठीक है। इस मॉसफेट का जो सोर्स पॉइंट है, देखिए मॉसफेट यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये इसका गेट वाला पॉइंट है, इसको मैं मार्कर ले लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मॉसफेट यहाँ पर बना हुआ है, इसका ये पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा, गेट है, ठीक है। और ये हो जाएगा ड्रेन, और ये हो जाएगा जो नीचे पॉइंट होता है ये हो जाएगा हमारा सोर्स, ठीक है। इस तरह से इसके पॉइंट बने होते हैं, सोर्स और ड्रेन के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सभी सर्किटों में ऐसा देखने को मिलता है, फ्यूज के लिए, मतलब फ्यूज के लिए नहीं, डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। वो मासफेट फटाफट काम करता है, हाई स्पीड में काम करता है, तो उसको काम करने के बाद डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ से जो हमारी सप्लाई आई निगेटिव वो सीधा कहाँ गई, मॉसफेट के सोर्स पर, ठीक है, यहाँ पर आ गई, मॉसफेट के सोर्स पर आ गई वोल्टेज हमारी। अब उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव निकल रहा है, और पॉजिटिव सीधा देखिए यहाँ से घूम करके इसका सीधा ये हमारा वाइंडिंग में चला जा रहा है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा है इस ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पर चला जा रहा है इस तरह से, ठीक है। और इसमें देखिए प्राइमरी में इसको आपको डबल देखने को मिलेंगे पॉइंट, ठीक है, डबल लूप मिलेंगे। एक हमारा होता है मेन सप्लाई के लिए, ठीक है, यहाँ पर हम सप्लाई देंगे एक कॉइल में, और दूसरे कॉइल से ये यहाँ पर देखिए ये दूसरा कॉइल है, ये भी एक तरह से सेकेंडरी है, ठीक है, इसको सेकेंडरी ही मानेंगे, इसको प्राइमरी नहीं मानेंगे, क्योंकि प्राइमरी सिर्फ ये है वोल्टेज इनपुट के लिए। और उसके बाद ये जो पॉइंट, ये जो कॉइल है हमारी दूसरी और देख रहे हैं, ये हमारी सेकेंडरी होगी एक तरह, जैसे ये हमारी सेकेंडरी है तो सेम इसी तरह ये भी सेकेंडरी होगी, जो यहाँ पर वोल्टेज बनेंगे उस वोल्टेज से ही ये जो हमारी आईसी लगी होती है ये आईसी को रन करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनते हैं वो लगभग 12 वोल्ट 18 वोल्ट, अलग अलग सर्किट में अलग अलग वोल्टेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि 12 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ से बनेगा, और उसके बाद ये जो वोल्टेज है ये सीधा इस आईसी पर आ जाएगा, आईसी के पिन नंबर 2 पर। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पिन नंबर 2 लिखा है, और यहाँ पर भी पिन नंबर 2 लिखा है, इसके पिन मैंने मतलब कनेक्शन नहीं किए हैं, तो आपको समझ लेना है कि ये पॉइंट यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। आईसी को देखें तो यहाँ पर 4 पिन की आईसी लगी हुई है, किसी किसी में आपको 3 पिन की भी आईसी इस तरह की एसएमडी भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ लगी हुई है, ये देखिए ये 3 पिन की आईसी लगी है। मार्केट में मिलना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है, ये आईसी जल्दी से खराब हो जाती है, जब कई बार मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है तो ये आईसी मिल नहीं पाती मार्केट में, ये समस्या सबसे बड़ी होती है। बड़े वाले जो होते हैं, बड़ी वाली आईसी तो अक्सर मिल जाती है, अगर आप ध्यान से सही जगह पर लेंगे तो ये आईसी मिल जाती है बड़ी वाली, लेकिन ये छोटी वाली नहीं मिलती। और हर जगह दोस्तों ये अलग अलग आईसी देखने को मिलेगी आपको, एसएमपीएस जब भी अगर आपको आईसी के थ्रू रिपेयर करना है तो उस आईसी के नंबर आपको नोट करते रहने होंगे। और जो मॉसफेट होता है यहाँ पर जो मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है, इस मॉसफेट का भी नंबर आपको नोट करते रहना होगा, आगे चल के आप रिपेयर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जब होती है स्टार्टिंग में आप मॉसफेट मत ढूंढिएगा, उसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ मॉड्यूल लगा के कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आईसी का देखिए 1 नंबर पिन जो होता है, ये इस आईसी पर जो देखिए 1 नंबर पिन है, ये 1 नंबर पिन सीधा चला जाता है मॉसफेट के गेट पर, ठीक है। एक रेजिस्टेंस भी लगी हो सकती है, रेजिस्टेंस लगा करके मॉसफेट के गेट पर दिया जाता है पल्स, और यहाँ से ये स्विचिंग करना स्टार्ट करता है। स्विचिंग करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, इसके जो हमने ये सोर्स पर यहाँ पर वोल्टेज दिए थे, निगेटिव वोल्टेज सोर्स पर होते हैं, ये चला जाता है कहाँ, कॉइल के दूसरे सिरे पर ड्रेन से होते हुए, ठीक है। लेकिन इतना हाई स्पीड में होता है कि इसकी मैं आपको गिनती बता नहीं सकता हूँ, लगभग अ, काफी ज्यादा होता है, मैं एग्जैक्ट इसको नहीं बता सकता हूँ आपको कितना होता है। तो ये छोटा सा ट्रांसफार्मर ही हाई वोल्टेज आउटपुट कर देता है, जबकि देखेंगे आप तो जो एम्पलीफायर में लगे होते हैं बड़े बड़े से ट्रांसफार्मर, वहां पर देखेंगे अगर 100 वाट का एम्पलीफायर है तो जितनी बड़ी ये सर्किट है उससे 3 गुना ज्यादा वो ट्रांसफार्मर ही होगा 100 वाट का।
लेकिन ये 100 वाट में बिल्कुल छोटा सा ही सर्किट है। अब इतने बड़े सर्किट में 100 वाट का आउटपुट ये दे देगा। यहाँ पर देखिए इससे थोड़ा सा और भी छोटा लग रहा है, ये देखिए ये 160 वाट का ये आउटपुट देता है, ठीक है। इसी तरह से हम इसीलिए यहाँ पर इसको डिजाइन किया जाता है। एसएमपीएस थोड़ा सा बढ़िया होता है, जगह कम लगती है और जो इसका प्राइस भी उस हिसाब से कम है जिस हिसाब से होना चाहिए। 100 वाट की जगह ये इसका प्राइस भी बहुत कम होता है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा सिग्नल आ गया बेस, उसके जो सॉरी गेट पिन होता है, गेट पिन पर यहाँ पर सिग्नल आएगा। उसी सिग्नल के हिसाब से ये जो हमारा मॉसफेट लगा है ये स्विचिंग करेगा और इस कॉइल पर हमारा जो ये कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल पर हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये इनर्जाइज होगा और उसके बाद इसके सेकेंडरी से वोल्टेज हमारी आउटपुट होगी और साथ में इस कॉइल पर भी हमारी वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है। और ये तो चला जाएगा सीधा हमारे इस आईसी के लिए। तो सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी में यहाँ से आउटपुट होगा, यहाँ से आउटपुट होता है। तो उसके बाद ये देखिए सेकेंडरी में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जैसा लगा है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं होता है दोस्तों, ये होता है डायोड, ठीक है। डायोड कई तरीके के आते हैं, जैसे आपने देखा हो, देखिए कुछ इस तरह के भी डायोड हो सकते हैं और कुछ इस तरह के डायोड होते हैं। देखिए ये भी डायोड हैं और ये भी एक तरह से डायोड है, ठीक है। और साथ में देखे गए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डायोड लगे हुए हैं इस तरह से, इस तरह के डायोड होते हैं। तो डायोड को तो आपको पता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी डायोड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लगे हैं ये 315 नंबर का डायोड लगा है, 543, 315 और 360, 365 और 207 इस तरह के नंबर होते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी डायोड होते हैं, ठीक है। एफ आर सीरीज, आई आर सीरीज के जो डायोड होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, उन्हीं डायोड का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि यहाँ पर हम कोई दूसरा नॉर्मल सा डायोड लगा दे, जैसे 54 वाट वगैरह इस तरह के लगाएंगे तो काफी ज्यादा हीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है ये हाई फ्रीक्वेंसी डायोड है। जब भी ये आपको चेक करें, अगर ये खराब मिलता है तो इस कंडीशन में आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाले डायोड ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर नॉर्मल इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा, वो काफी ज्यादा हीट होगा और जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई हमारी आउटपुट होगी, उसके बाद कैपेसिटर लगा के फिल्टर करके जो भी आपका सिंगल सप्लाई हो चाहे डबल सप्लाई हो, यहाँ पर वोल्टेज आपके आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होता है इसका पूरा सिस्टम। अब दोस्तों एक चीज और यहाँ पर बता दूं, जो हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं और नॉर्मल ट्रांसफार्मर की जगह ये हमारे हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर इतना ही आउटपुट देते हैं, और जो हमारे नॉर्मल वाले होते हैं वो इनके साइज से काफी ज्यादा बड़े होते हैं और फिर भी जितना ये आउटपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, इसका जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी कॉइल देखें तो प्राइमरी कॉइल में थोड़ी सी वाइंडिंग होगी और उसी थोड़ी सी वाइंडिंग में ही हाई वोल्टेज निकल जाती है। वो क्यों? जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूं कि जैसे किसी बंदे को आपको एक पत्थर मारना है फेंक करके, ठीक है। अगर एक पत्थर मारना है आपको, पत्थर का वजन कितना है, 1 किलो। 1 किलो का वजन आप किसी बंदे को मारेंगे तो क्या होगा, उस बंदे का सर फट जाएगा। 1 किलो वजन का अगर आप मारेंगे एक साथ में तो उसका सर फट जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में कर लें, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में कर लें, हजारों टुकड़े में, और उसके बाद उस 1 किलो वजन को आप किसी बंदे को मारेंगे तो क्या होगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी से वो उतना जो लोड है 1 किलो वजन का, 1 किलो के पत्थर का, उसका आसानी से वो झेल लेगा। तो देखिए सेम इसी तरह से यहाँ पर भी सेम इसी तरह से इसको वोल्टेज दिए जाते हैं, डीसी वोल्टेज यहाँ पर देते हैं, ठीक है। एसी नहीं होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो डीसी होता है, लेकिन इतनी टुकड़ों में होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि जो बंदा है उसको आपने 1 किलो का जो आपका वजन है, 1 किलो का पत्थर है, उस पत्थर को आप चूर करके, मतलब उसको बारीक करके, तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे आकार में करके उसको मारेंगे, किसी को एक साथ ही मार देंगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी इसको इतनी हाई स्पीड से स्विचिंग कराया जाता है, चालू बंद चालू बंद चालू बंद करके,
ये चालू बंद का जो प्रोसेस होता है इसको ही स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। ये चालू बंद हो करके ये ट्रांसफार्मर काम करता है, और इसके जो आउटपुट में होता है वो भी हाई फ्रिक्वेंसी इसी तरह चालू बंद जैसा ही आउटपुट इसके सेकेंडरी में होता है। तो ये जो कोर होती है दोस्तों, ये कोर भी अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी कोर अलग होती है, जो लोहे वाली कोर होती है उसकी स्पीड इतनी नहीं होती है, लेकिन ये जो कोर इसमें इस्तेमाल होती है ये कोर हाई स्पीड के लिए होती है। इसको जितनी जल्दी आप इधर से स्विचिंग करेंगे प्राइमरी में, तो उतनी जल्दी ही इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो तुरंत के तुरंत आपके सेकेंडरी वाली कॉइल में ट्रांसफर कर देगा, तुरंत। जितनी स्पीड में चाहे जितनी स्पीड में करेंगे उतनी स्पीड में ये ट्रांसफर करता रहेगा। लेकिन जो आपका ट्रांसफार्मर होता है लोहे वाला, जिसमें कोर वाला ट्रांसफार्मर होता है, वो कोर वाला ट्रांसफार्मर इतनी हाई स्पीड से जो वोल्टेज है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ड्रॉप नहीं कर पाएगा इतनी जितनी स्पीड में ये करता है। इसीलिए उसका साइज बड़ा रखा जाता है और इसका साइज छोटा रखा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट एसी पर डीसी पर चलता है, वो एसी पर चलता है, इस तरह से वहां पर सिस्टम दिया होता है। तो अब दोस्तों देखते हैं इसके रिपेयरिंग के बारे में। हमने इसके सेकेंडरी में देखा कि सेकेंडरी के अगर डायोड शॉर्ट हो जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको इन डायोड को हाई फ्रिक्वेंसी ही लगाना होगा, नॉर्मल डायोड यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ये आपका। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है आपको, मान लो यहाँ पर आपने सारी चीजें चेक कर ली है, पहले आपको आउटपुट सेक्शन चेक कर लेना है। किसी कंडीशन में अगर आपका खराब हो जाता है कुछ, या मॉसफेट शॉर्ट हो जाते हैं, या आईसी शॉर्ट हो जाता है, या जो ये ब्रिज डायोड लगा है ये शॉर्ट हो जाता है, तो आपको आउटपुट भी चेक करना है, ठीक है। आउटपुट के कनेक्शन आपको काट देने हैं, और उसके बाद यहाँ से आपके डायोड पहले चेक करना है, ठीक है। पीछे से यहाँ पर चेक करना होगा, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा जो आउटपुट सेक्शन होता है या सेकेंडरी सेक्शन होता है इसमें शॉर्टिंग होती है, और हम यहाँ पर मॉसफेट को चेंज करते हैं या आईसी को चेंज करते हैं, तो बार बार ये प्रॉब्लम खराब होती रहती है। तो इस कंडीशन में आपने यहाँ पर चेक कर लिया, अगर कोई शॉर्टिंग आपको नहीं मिली, अगर ये डायोड सही है, तो उसके बाद आप इधर चेक करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये जो मॉसफेट लगा हुआ है मॉसफेट को निकाल करके चेक करना है, और फिर आईसी को भी निकाल करके चेक करना है, ठीक है। इसके जो आईसी जिस नंबर की लगी हो उसके पिन कन्फिगरेशन को आप चेक करके फिर आईसी भी चेंज कर सकते हैं और मॉसफेट भी चेंज करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ। और साथ में इसके बीच में लगा हुआ रजिस्टेंस होता है, उस रजिस्टेंस को भी आपको चेक करना होगा, ठीक है। अगर सारी चीजें यहाँ पर सही करने के बाद आपको यहाँ पर भी चेक करना होगा, बाई चांस सप्लाई यहाँ से बनती है और किसी कंडीशन के जब भी आप सीरीज में चेक करेंगे अगर ये जो हमारा ब्रिज डायोड है ये शॉर्ट होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सीरीज लैंप ग्लो होगा और आपकी वोल्टेज या सप्लाई सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में आपको ये हमारा जो यहाँ पर देखिए जो कंडेंसर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को भी चेक करना है अच्छी तरह से, ये कैपेसिटर फूला तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये फूल जाता है, और ये जो डायोड होते हैं ये डायोड भी शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनका भी अच्छी तरह से आपको चेक करना है, और उसके बाद इसको भी चेक करना है। अगर खराब हो, जिस कंडीशन में खराब हो, तो यहाँ पर भी आप कोशिश कीजिएगा कि हाई फ्रिक्वेंसी डायोड ही इस्तेमाल करें, नॉर्मल डायोड मत इस्तेमाल करें यहाँ पर। तो क्योंकि नॉर्मल डायोड भी यहाँ पर भी कई बार अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, तो आपको यहाँ पर भी हाई फ्रीक्वेंसी डायोड इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन नॉर्मल भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में जो होते हैं डायोड, सेकेंडरी के डायोड आपको नॉर्मल नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह का डायोड लगा हुआ मिलेगा। ये देखिए ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी डायोड होता है, तो इस तरह का नहीं मिलता है अगर आपके पास, तो आप नॉर्मल जो डायोड होते हैं, मतलब नॉर्मल नहीं कह सकता, जैसे 360 वगैरह के जो डायोड होते हैं नंबर के, IR207, इस तरह के डायोड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही वाला जो डायोड है यही वाला डायोड आप इस्तेमाल करें, इसकी जगह आप यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो डायोड है, इस डायोड का मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊं अगर आपको, तो देखिए ये जो डायोड लगा हुआ है ये डायोड कुछ इस तरह के होता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक बड़ा सा डायोड बना देता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से है, इसका एक पिन ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये डायोड, इसका जो अंदर अगर देखेंगे इस डायोड के अंदर क्या है, तो इसके अंदर दो डायोड होते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जुड़ गया, ये डायोड हमारा एक हो गया, ठीक है। और इसी तरह से सेम यहाँ पर भी एक डायोड लगा होगा इस तरह से,
तो ये दोनों डायोड का जो पॉइंट होता है सेंटर में, यहाँ पर इस पॉइंट से जोड़ दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जो भी हमारा सिग्नल जाएगा एसी, और इधर से भी जो सिग्नल जाएगा एसी, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर आकर के डीसी हो जाते हैं, ठीक है। डीसी पॉजिटिव यहाँ पर निकलता है, इसको डीसी यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये वाला डायोड हमारा काम करता है। उसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होगा कि आपके पास ये जो आईसी है, ये आईसी आपको नहीं मिलेगी और ये मॉसफेट भी आपको नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों देखिए मेरे पास इस तरह की मॉड्यूल हूँ, ठीक है। ये मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है, एसटीआर मॉड्यूल है। और इसका जो नंबर है वो मैं अगर बताऊं JHT 888, ठीक है, ये इसका नंबर है। अगर इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप कोई भी SMPS चालू कर सकते हैं, काम कर जाएगा। लेकिन इसकी एक क्षमता है, इस मॉड्यूल को एक क्षमता के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इसकी क्षमता अगर इसको 150 वाट तक के जो SMPS हैं या कोई भी सप्लाई हो, चाहे टीवी हो, चाहे SMPS हो, या आपका कुछ भी हो, चाहे होम थिएटर हो, कहीं भी आप 150 वाट के अंदर आपका जो वाटेज है या वोल्टेज, सॉरी, जो पूरी वाटेज है 150 वाट की है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 से 60 रुपए का ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। किसी मार्केट में 45 से स्टार्ट हो जाता है, 45 रुपए से 50 रुपए, कभी कहीं 60 रुपए, आपके आपके मार्केट के हिसाब से वो मिल जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा मैं आपको मॉड्यूल दिखाता हूँ, ये देखिए एक इस तरह का मॉड्यूल आता है, ये भी सेम उसी तरह काम करेगा जैसे ये करता है, सेम इसी तरह ये भी करता है। इसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 29-3, ठीक है। ये जो मॉड्यूल होता है ये लगभग 300 से 400 वाट 500 वाट तक के जो SMPS होते हैं उनमें काम कर सकता है, क्योंकि इसका जो मॉसफेट लगा हुआ है काफी बड़ी साइज और हाई एम्पियर का लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका जो एम्पियर है वो काफी हाई है। और जो ये वाला होता है, छोटा वाला देख रहे हैं, इसका एम्पियर थोड़ा सा लो होता है। बाकी अगर आपकी छोटी सप्लाई है, आपके पास इन दोनों में से कोई भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 तारें दी गई हैं, इसमें 5 तारें दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसका कनेक्शन आपको समझा देता हूं कि इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जब भी आपका जो सप्लाई खराब हो जाए और मॉसफेट खराब हो जाए, आपका यहाँ पर पूरा वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। ये आपका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर पूरे वोल्टेज आपके बन रहे हैं, यानी 300 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज बन रही है। और ये जो हमारा सर्किट है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें चेक करना है पहले से ही। और जो खराब है, बाई चांस अगर मॉसफेट और आईसी खराब है, क्योंकि ये साथ में ही ज्यादातर खराब होते हैं, सिर्फ मॉसफेट ही खराब है तो मॉसफेट आप चेंज कर लीजिए। अगर मॉसफेट नहीं खराब है तो आईसी को चेक कर लीजिए, आईसी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये सबसे सरल तरीका है इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 तारें मिलती हैं। एक पीले कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, एक सफेद है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, ठीक है। अगर इसको पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो पीछे की तरफ देखने पर सबसे पहले देखें, ये जो ब्लू वाला वायर है, ठीक है, जहां से ब्लू वाला वायर निकल रहा है वहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक है। ब्लू वाले वायर में लिखा हुआ स्टार्ट। फिर जो व्हाइट वाला जो हमारा वायर है, ठीक है, ब्लू के जस्ट नीचे ये सफेद वाला वायर जो है उसमें लिखा हुआ फीडबैक, ठीक है, यहाँ पर देखिए फीडबैक लिखा हुआ है। और जो लाल वाला तार है, लाल वाला तार में लिखा हुआ है 12 वोल्ट 18 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्ट 18 वोल्ट लिखा हुआ है लाल वाले तार के ठीक सामने। उसके बाद ब्लैक वाले के सामने ग्राउंड लिखा हुआ है GND। जो हमारा पीला वाला वायर है वहां पर लिखा हुआ है ड्रेन, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हम इसका कनेक्शन करते हैं। जो हमारा नीला वाला वायर है ये हमारा स्टार्टिंग है, मतलब इस मॉड्यूल को, जो हमारा मॉड्यूल है इसको स्टार्ट करने के लिए, STR को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए। कितनी वोल्टेज चाहिए? जो स्टार्टिंग वोल्टेज होती है दोस्तों, वो होती है आपकी जो मेन सप्लाई होती है, ठीक है, जो मेन सप्लाई है उसका पॉजिटिव, ठीक है। यानी जो जो ब्लू वायर है या जो स्टार्टिंग वाला स्टार्ट जहां पर लिखा हुआ है, वो पॉइंट को आपको क्या करना है, आपके पॉजिटिव वाले पॉइंट पर, कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पर आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक तार हमारा कनेक्ट हो गया पॉजिटिव पर, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग लिखा हुआ है, और इसी वायर को आपको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक काम और करना होगा आपको। जो ये आईसी है, मॉड्यूल लगाने से पहले
आपको जो ये आईसी है, आईसी को तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो ये आपका मॉसफेट है इसको निकाल करके आपको बाहर कर देना होगा, ठीक है। इसको निकाल करके बाहर कर देंगे तो इसका जो पॉइंट होता है वो बच जाता है, यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट आपको इसके ड्रेन पर जुड़ा हुआ मिलता है, तो वो ड्रेन वाला पॉइंट आपको बिल्कुल फ्री रखना है, उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक इस तरह से जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा लगा हुआ था मॉसफेट, यहाँ पर लगा हुआ था, मैंने उसको निकाल दिया है, ठीक है। निकाल दिया है, इस तरफ से बिल्कुल खाली हो गया है और यही पॉइंट सीधा जा रहा है ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट पर, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। यही हमारा ड्रेन वाला पॉइंट होता है। तो सेम इसी तरह आपको करना है, ये पहले इसको निकाल देना है और साथ में ही, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो डायोड लगा है, इस डायोड का जो पिन जा रहा होता है, इस पिन को भी आपको कट कर देना है, ठीक है। ये देखिए जो 12 वोल्ट का 12 या 18 वोल्ट का ये डायोड लगा हुआ होता है, यहाँ से 12 वोल्ट 18 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा है, ये देखिए ये डायोड लगा है। इस डायोड के इस पॉइंट पर जहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है, वहां पर आपको 12 से 18 वोल्ट अलग अलग सप्लाई में मिल सकते हैं। तो एक पॉइंट ये होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस पॉइंट पर आपका ये जो यहाँ जो मॉड्यूल दिख रहे थे एसएमपीएस, इस मॉड्यूल को 12 वोल्ट वाली लाइन में फिट करना होगा, मतलब यहाँ पर सोल्डिंग करना होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ सब निकाल दिया है, इसको भी निकाल दिया है, ठीक है, और यहाँ पर सप्लाई आपने चेक की है, ओके है। तो अब आपको मॉड्यूल लगाना है, ठीक है। इसका नीला वाला वायर आपने पॉजिटिव पर लगा दिया। उसके बाद जो हमारा फीडबैक वाला वायर होता है, फीडबैक कहाँ लगाना है, उसके लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा होता है, ठीक है। ऑप्टो कपलर के यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको ऑप्टो कपलर बोलते हैं। तो ये सभी जो एसएमपीएस होते हैं, सभी एसएमपीएस में आपको ये ऑप्टो कपलर लग जाएगा। ये कैसे लगा होता है, सेम जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, यानी जो हमारा ये जिधर हम वोल्टेज इनपुट करते हैं, मान लो यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफार्मर के अगर सेंटर से देखेंगे तो ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा और इस तरफ हमारा प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सेक्शन होगा और ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन होगा। तो ये जो ऑप्टो कपलर लगा होता है, ये बिल्कुल ठीक बीच में लगा होता है, ठीक है। थोड़ा सा आजू बाजू हो सकता है, बाकी ये सर्किट का पूरा सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ से ही सर्किट हमारी आधा ये सेकेंडरी की तरफ लगा होता है, आधा इसका प्राइमरी की तरफ लगा होता है इसका सिस्टम। तो यहां पर देखेंगे अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्टो कपलर होता है इसमें 4 पिनें होती हैं, ठीक है। इसमें 4 पिनें होती हैं, मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये ऑप्टो कपलर में एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जहां पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट के ठीक सामने आपका एक पॉइंट होगा, वो ग्राउंड है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। चौथा नंबर जो है हमारा, ये चौथा नंबर हमारा ग्राउंड पॉइंट होगा इस आईसी में। जो ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, यहाँ पर इसको 4 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये 4 पॉइंट का ये पहला पॉइंट होगा, जहां पॉइंट है आपका, पॉइंट बना हुआ होता है एक, यहाँ पर देखिए ऊपर बना हुआ है पॉइंट, ये आपका पहले पहले पिन होगा, ठीक है। आईसी का पहला पिन यही होगा। तो इस पॉइंट से हम गिनती स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 है, इसके जस्ट बगल वाला 2 है, उसके बाद ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा, ठीक है। चौथा क्या करेंगे, इस पॉइंट को, चौथे पॉइंट को उखाड़ करके, वैसे तो ये ग्राउंड के साथ भी लगा होता है कई सर्किट में और रेजिस्टेंस वगैरह लगे होते हैं, तो जो आपका चौथा पॉइंट है उसको आपको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। कौन सी, प्राइमरी वाला। ये जो प्राइमरी का ग्राउंड होगा, ठीक है, ये जो आ रहा है पॉइंट, यहाँ पर ही इसको कनेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पर कनेक्शन ना हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। आईसी कई बार ये पॉइंट आईसी से जुड़ा हुआ होता है या कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बीच में रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये पॉइंट अलग हो जाता है और एसएमपीएस का जो मॉड्यूल है वो सही से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ग्राउंड दे देना है, यहाँ से उठा करके, ठीक है। यहाँ से उठा करके यहाँ पर ग्राउंड दे दिया ये वाले पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को। और इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है इसको कट कर देना है यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर देना है, या इस पॉइंट को आपको बाहर की तरफ उखाड़ लेना है, ठीक है। बाहर की तरफ उखाड़ के
अब ये जो मॉड्यूल का सफेद वाला पॉइंट है, ठीक है, ये सफेद वाला पॉइंट है, इसको आपको इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। इस जो हमारा ऑप्टो कपलर है जो आपने पिन उखाड़ा है यहाँ से, वहीं पर आपको कनेक्ट कर देना है इस सफेद वाले पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा रेड वाला वायर है, ठीक है, 12 वोल्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट और कलर है रेड, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड के पॉजिटिव साइड में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हो सकती है, तो आपको इस पॉइंट पर, ये डायोड जहाँ लगा है उसी पॉइंट पर आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका जो रेड वाला वायर है, और रेड वाले वायर के सामने यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह से आपको करना है। और उसके बाद देखिए हमारा ब्लैक वाला वायर बच जाता है। ब्लैक वाले वायर को क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे, ठीक है। कैपेसिटर के निगेटिव पॉइंट पर जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है, यानी पूरी सप्लाई यहाँ पर आ गई। अब उसको स्विचिंग करना, ये स्टार्ट कर देगा। और ये जो आप पीला वाला वायर देख रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट में सबसे पीला वाला वायर है, यहाँ पर लिखा हुआ ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या होगा, जो मॉसफेट आपने उखाड़ा है, उस उखाड़े हुए मॉसफेट का जो ड्रेन वाला पॉइंट होगा, यानी सेंटर वाला पॉइंट होगा, ठीक है। सेंटर वाले पॉइंट पर ही आपको कनेक्ट कर देना है, लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक कर लेना है, आपकी पावर सप्लाई 100% ओके हो जाएगी। अगर बाई चांस ये मॉड्यूल आपका काम ना करे, या जो आपकी सप्लाई हो वो थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज की हो, ज़्यादा वाटेज की हो, 150 वाट से ऊपर हो, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल ना करें। उसके लिए दूसरा एक मॉड्यूल आता है, एक 524 आता है, ठीक है, 524, या ये देखिए इस तरह का एक मॉड्यूल आएगा 29-3, इस तरह का मॉड्यूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 वायरें मिलती हैं आपको इस तरह से, एक हमारा रेड, वो सॉरी, एक हमारा ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लैक है, ठीक है। 3 वायर आपको देखने को यहाँ को मिलेंगी, ये देखिए, ब्लैक, रेड और ग्रीन, ठीक है। इसका सिंपल से, बड़ा ही सिंपल इसका कनेक्शन होता है। अगर ये मॉड्यूल आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिव वाला पॉइंट है, इसको डायरेक्ट आपको निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। जो कैपेसिटर है आपका प्राइमरी में बड़ा सा लगा हुआ है कैपेसिटर, ये वाला, इस तरह का जो कैपेसिटर होगा, इसके निगेटिव वाले पॉइंट पर, यहाँ जो ये पॉइंट है ये निगेटिव की तरफ जाता है, यानी जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा ये हमारा निगेटिव है, ठीक है। इस नेगेटिव पॉइंट पर आपको ये ब्लैक वाला वायर सीधा कनेक्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और रेड वाला वायर है जो मॉसफेट के ड्रेन पर दे देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये मॉसफेट का ड्रेन पॉइंट है, और सीधा कहाँ जा रहा है, हमारे ट्रांसफार्मर पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कनेक्ट कर दीजिए, चाहे यहाँ पर कनेक्ट कीजिए, चाहे यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, आपको मॉसफेट निकाल ही देना है, ठीक है। मॉसफेट लगा हुआ कभी भी नहीं लगाना है। और उसके बाद जो हमारा ये ग्रीन वाला बचता है, तो सेम ग्रीन वाले के लिए भी यही प्रोसेस है। जैसा कि ग्रीन वाले का मतलब, ठीक है, जैसे हमारी वो फीडबैक देखे थे, ये जो ये छोटा वाला जो मॉड्यूल लगा हुआ है, सेम उसी तरह ही छोटा वाले मॉड्यूल की तरह यहाँ पर भी इसका ग्रीन वाला पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एक पॉइंट इसका पिन ग्राउंड हो गया, और दूसरे वाले पॉइंट पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और साथ में कोशिश करें कि इसको उखाड़ करें, जब भी लगाएं इसको उखाड़ करके, पिन को उखाड़ दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हमारी सप्लाई है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहेगी, यानी जो हमारा वोल्टेज यहाँ पर मान लो 30 लाना है, तो ये अगर ज़्यादा स्विचिंग करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल रखने के लिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अगर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, इसके पॉइंट पर ये देखिए, यहाँ पर एक प्रीसेट भी लगा हुआ है, इस प्रीसेट का भी इस्तेमाल करके वोल्टेज को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन कई बार ये प्रीसेट खराब भी हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में जो हमारा सप्लाई है वो ओवर या लो हो जाता है, तो आपको ये फीडबैक कनेक्शन जरूर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगा देना है इस तरह से, तो आपका जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझा दी है इसके बारे में। अब इस सप्लाई को आप अच्छी तरह से रिपेयर भी कर पाएंगे। बस खास ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों में, कि जो आपकी कहीं शॉर्टिंग वगैरह ना हो, आईसी निकालते समय कोई सोल्डर वगैरह इधर उधर टच ना हो गया हो, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आईसी वगैरह सब निकाल के, मॉसफेट निकाल के ही आप लगाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी आईसी नहीं निकालेंगे तो भी चल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपका जो ऑप्टो कपलर वाला पिन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इसका ग्राउंड वाला पॉइंट जरूर ग्राउंड पर जुड़ा होना चाहिए,
और इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको आपको बाहर उखाड़ लेना है, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे ना उखाड़े कोई बात नहीं, लेकिन इसका दूसरा पॉइंट है जो उसको आपको उखाड़ लेना है। और यहाँ पर देख लीजिए 12 वोल्ट के लिए दो डायोड, यहाँ देखिए दो डायोड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको दो डायोड देखने को मिलेंगे। एक डायोड जो लगा हुआ है, ये देखिए ये डायोड आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये जो लगा हुआ है ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हमें इस डायोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो दूसरी वाइंडिंग होती है, दूसरी वाइंडिंग जो हमारी वाइंडिंग होती है वहां से एक डायोड लगा हुआ था, उसी में आपको लगाना है। ये देखिए यहाँ पर से भी एक डायोड आपको लगा हुआ मिलेगा। जो ये वाला पॉइंट देख रहे हैं जहां पर हमारा ड्रेन का पॉइंट है, इस ड्रेन वाले पॉइंट से यहाँ पर आपको एक इसके बीच में डायोड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको एक डायोड देखने को मिलेगी, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और ये रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ पर टच किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डायोड लगा है। उसके बाद ये हमारा जो निगेटिव सप्लाई है उस निगेटिव के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, सॉरी पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं लगाना है, इस चीज को ध्यान रखना है। आपको पहचान लेना है कि ये जो डायोड है आपको इस लाइन का डायोड लेना है। जैसे ये वाली जो लाइन आपकी दिख रही है, इसी लाइन पर ही आपको ये डायोड लगा हुआ होगा, उसी डायोड पर लगाना है। ये वाले में नहीं कि दूसरा वाला जो लगा है उस पर लगा दूं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पावर सप्लाई इस्तेमाल की जाती है और किस तरह से इसको रिपेयर करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपका जो ये एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में जो गेट आउट, सॉरी जो हमारा कलेक्टर आउट होता है और जो हमारा एमीटर आउटपुट होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय।